We are doing chapter weavers and iron spiders. And today I'm going to start with the topic cotton mills come up. First of all, you should know the first cotton mill was set up by, as I said, it's not given in the book, set up by Richard Arkwright in India. In England, first cotton mill was set up by Richard Arkwright. Now the whole work was done under one roof with the coming of this mill. For example, weaving, dyeing. Now the whole work was done under one roof. Earlier, merchants moved from place to place. Firstly, they had to go to stapler, wool stapler, then to weaver, and then to dyer. Then cloth was sent to international market. But with the coming of mill, now the whole work was done in under one roof. Work was done quickly and under आप कह सकते हो एक सुपरविजन में वर्क होता था, चेकिंग में वर्क होता था, बिकॉज एक रूफ के अंदर वर्क हो रहा था विद द कमिंग ऑफ मिल. अब कॉटन मिल सेटअप होनी शुरू हुई. फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप as a spinning mill in Bombay in 1854. The first cotton mill was set up at Bombay in which year 1854. जो मैंने पहले बताई है रिचर्ड आर्कराइट दैट वाज सेट अप इन इंग्लैंड. अब इंडिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप एट बॉम्बे इन 1854. मींस यू हैव टू लर्न द प्लेस एंड द ईयर हियर. ओके, बॉम्बे भी और साथ में ईयर 1854 फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया. अब बॉम्बे जो था ना, दैट बॉम्बे वाज इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना. बॉम्बे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था एंड फ्रॉम दैट पोर्ट रॉ मटेरियल वाज कैरीड टू इंग्लैंड एंड चाइना. रॉ मटेरियल की सप्लाई कहाँ से होती थी? बॉम्बे पोर्ट से. एंड बॉम्बे के पास ही अगर हम कहें तो ब्लैक सॉइल रीजन, फॉर एग्जांपल गुजरात वाला एरिया, ब्लैक सॉइल गुजरात में पाई जाती है, यू नो इट वेरी वेल. एंड गुजरात जो है कॉटन की क्रॉप के लिए फेमस है. कॉटन की क्रॉप जो है वो गुजरात में बहुत ज्यादा होती है. तभी हम कहेंगे कॉटन मिल्स ज्यादा गुजरात में क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है. तो बॉम्बे गुजरात के पास ये नेबरिंग स्टेट है ना. बॉम्बे इज अ सिटी महाराष्ट्र. महाराष्ट्र एंड गुजरात ये दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं, यू नो इट वेरी वेल, पता है ना. एंड बॉम्बे इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. तो बॉम्बे जो है वो एक ब्लैक सॉइल एरिया के बिल्कुल क्लोज, दैट इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन. And it is easy to supply raw cotton from these regions, from the area where black soil is grown, such as Gujarat वाला area. तो बॉम्बे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट एंड उस पोर्ट से रॉ मटेरियल की सप्लाई. रॉ मटेरियल भी पास वाले एरिया में पाया जाता था बॉम्बे के, सच एज इन गुजरात. तो बॉम्बे को इसलिए बॉम्बे में फर्स्ट मिल वाज सेट अप एट बॉम्बे ताकि उनको इजीली क्या मिल सके? रॉ मटेरियल. क्यों बॉम्बे सिलेक्ट हुआ टू सेट अप फर्स्ट मिल? सो दैट मिल कुड गेट रॉ मटेरियल इजीली और साथ में मिल का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी दूसरी कंट्रीज में सप्लाई दे सके थ्रू शिप, थ्रू पोर्ट. विच पोर्ट? बॉम्बे पोर्ट. अब गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट भी तो सप्लाई देने हैं ना उन्होंने. तो बॉम्बे पोर्ट सिटी आप कह सकते हो कि वहां से वो सप्लाई देते थे टू चाइना एंड इंग्लैंड. तो दैट्स व्हाई बॉम्बे वाज सिलेक्टेड एंड फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप एट बॉम्बे. अब बाय 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे. 84 मिल सेटअप हो चुकी थी बॉम्बे में बाय 1900. अब ये मिल सेटअप किन्होंने की? पारसीज एंड गुजराती बिजनेसमैन. पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन
who earned profit through China trade. अब आपने कहना चाइना से क्या व्यापार होता था, so listen carefully, it's not given in the book. Again I am repeating, बॉम्बे में फर्स्ट मिल सेटअप हुई बिकॉज क्यों बॉम्बे सेलेक्ट हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल था, गुजरात साथ में ही था, ब्लैक सॉइल थी, कॉटन थी वहां पे, और साथ में बॉम्बे पोर्ट सिटी, फिनिश प्रोडक्ट्स की भी सप्लाई इजी थी, so that's why Bombay was selected. अब 84 mills were set up in Bombay by near about in 1900. 1900 तक बॉम्बे में कितनी मिल सेटअप हो चुकी थी, 84 mills. अब who set up these mills? आप कह सकते हो पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन, they earned profit through China trade. अब उन दिनों क्या होता था, चाइना में ना बॉम्बे पोर्ट सिटी है, थ्रू शिप, आपको ये करने की जरूरत नहीं, लिसन ओनली, चाइना में ओपियम की सप्लाई दी जाती थी। ओपियम एक ड्रग है, ठीक है, ड्रग, तो चाइना में ओपियम बेचा जाता था। ब्रिटिश से इंडिया में, इंडिया वाज द कॉलोनी इन दोस डेज, तो ब्रिटेन क्या करता था, रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया एंड टी की क्रॉप फ्रॉम चाइना, टी चाय की पत्ती फ्रॉम चाइना को लेके जाते थे टू देयर कंट्री। अब ब्रिटेन, आपने इंडिया में भी पढ़ा है कि वो सिल्वर कॉइन्स में पे करते थे अर्लियर, बट बाद में इंडिया में दिवानी राइट मिला तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वही स्पेंड करते थे, अपनी कंट्री का वेल्थ उन्होंने बचाया। अब चाइना में ब्रिटेन सिल्वर कॉइन पे करके क्या लेके जाता था, टी, चाय की पत्ती, क्योंकि उनकी कंट्री में ग्रो नहीं होती थी। तो ब्रिटेन वांटेड टू प्रोटेक्ट द वेल्थ ऑफ इट्स कंट्री, ब्रिटिश अपनी कंट्री का वेल्थ बचाना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया, दे कैरीड ओपियम टू चाइना, ओपियम एक ड्रग है और इसे इलीगल वे से चाइना ले गए थ्रू पोर्ट्स, इलीगल वे से सप्लाई दी चाइना में, चाइनीज बिकेम ड्रग एडिक्टेड, पूरा चाइना के लोग ड्रग एडिक्टेड हो चुके थे, यहाँ तक कि वहां के डॉक्टर्स, बैंकर्स, तो बैंक में वर्क करते थे, बच्चा बच्चा चाइना का ड्रग एडिक्टेड हो चुका है, इतनी लार्ज स्केल पे सप्लाई दी थी ओपियम। और इंडिया से, जो इंडिया के पीजेंट्स थे, they were forced by British to grow opium, ओपियम की क्रॉप उनसे ग्रो करवाते थे, उन्हें फोर्स करते थे, ब्रिटिश उन्हें लो वेजेस देते थे इंडियन पीजेंट्स को फॉर ग्रोइंग ओपियम। ओपियम ग्रो करने के बाद सॉइल लॉस, फर्टिलिटी, पीजेंट्स के लिए अनप्रॉफिटेबल क्रॉप की इंडियन पीजेंट्स के लिए, फिर भी उनको ग्रो करनी पड़ी बिकॉज दे वर कंपेल्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश कैरिड ओपियम फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू चाइना, सोल्ड इट इन चाइना एट हाई रेट्स। तो आप अपने आप सोचो ब्रिटिश को कितने प्रॉफिट हुए, इंडिया से तो फ्री में ले गए, बहुत लोअर रेट्स पे ले गए, सोल्ड ओपियम इन चाइना एट हाई रेट्स, क्योंकि ओपियम की डिमांड बढ़ चुकी थी चाइना में, एंड कैरिड टी फ्रॉम चाइना टू देयर कंट्री। टी बिकेम पॉपुलर ड्रिंक इन ब्रिटेन, अपनी कंट्री, देखो ड्रग्स भी नहीं लेके गए, अपनी कंट्री क्या लेके गए, टी, एंड टी बिकेम पॉपुलर ड्रिंक इन ब्रिटेन। तो अपनी कंट्री में तो कुछ ऐसा नहीं लेके गए, चाइना को ड्रग एडिक्टेड बनाया एंड इंडिया के पीजेंट्स की पुअर कंडीशन कर दी। इंडिया में क्राफ्ट पर्सन्स, ये सारे वीवर्स, ये तो पुअर हो ही चुके थे, पीजेंट्स भी, many peasants and their families died due to starvation in India. भूखमरी के कारण डेथ हुई थी इंडिया में बहुत से पीजेंट्स और उनकी फैमिलीज, बिकॉज देयर फील्ड वर फिल्ड विद ओपियम whereas they needed food crops, उन्हें चाहिए थी फूड क्रॉप्स, बट उनके फील्ड्स में क्या भरा हुआ था, ओपियम, जो कि एक ड्रग थी। तो पीजेंट्स डाइड ड्यू टू स्टारवेशन विद देयर फैमिली मेंबर्स। तो ऐसे हालात बनाए थे ब्रिटिश ने। एंड दीज रिच बिजनेसमैन, इनके खुद के शिप होते थे, पारसेज, गुजराती, इनके खुद के शिप थे, इन्होंने अपने शिप के थ्रू वो सप्लाई दी थी ओपियम की चाइना में, तो दैट्स व्हाई दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। तब ये लोग रिच हुए, पारसीज एंड गुजराती बिजनेसमैन।
इन्होंने या तो चाइना में ओपियम की सप्लाई दी या इन्होंने ब्रिटेन में कॉटन की सप्लाई थ्रू देयर शिप्स एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। तो इस लाइन का ये मतलब है, गुजराती एंड पारसी बिजनेसमैन अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स थ्रू चाइना ट्रेड। बाद में आप पढ़ोगे कि ब्रिटेन ट्रेड आल्सो। चाइना ट्रेड मींस ओपियम, ब्रिटेन में कॉटन। कॉटन की सप्लाई कहाँ देते थे? ब्रिटेन। चाइना में क्या भेजते थे? ओपियम, क्योंकि इनके खुद के शिप थे। तो इन दिस वे दीज पीपल अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स एंड सेट अप इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये लोग रिच हो गए और इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप की। जैसे अब मैं कुछ नाम बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जमशेदजी नुसरवंजी टाटा, ठीक है। फिर अगर हम कहें तो दिनशा पैकेट, बिरलास, वाडियाज, ठीक है। ये सब लोग, सेठ हुकमचंद जिसने कि जूट मिल सेटअप की, फर्स्ट जूट मिल सेटअप बाय सेठ हुकमचंद। तो इट मींस ये लोग, इनके पास पैसा कहाँ से आया? ये लोग कैसे इतने रिच हो गए? They earned wealth through China trade and cotton shipment to Britain. Cotton shipment to Britain. तो अभी इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, 84 मिल सेटअप हो चुकी थी ब्रिटेन में, सेटअप बाय पारसीज एंड गुजराती बिजनेसमैन। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज टू। अब सिर्फ बॉम्बे में ही मिल्स नहीं थी, दूसरी सिटीज में भी आई, कानपुर में आई, अहमदाबाद में आई, दूसरी सिटीज में भी अब मिल सेटअप होनी शुरू हो गई। फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन 1861। अब बॉम्बे के बाद कहाँ पे आई? अहमदाबाद। अहमदाबाद तो वैसे ही कॉटन ग्रोइंग रीजन है, वो वाला गुजरात में है, तो वो तो कॉटन ग्रोइंग एरिया। ईयर लेटर मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर आल्सो। इट मींस इन 1862 मिल वाज सेट अप इन कानपुर, कानपुर में भी हुई। And then in United Provinces, growth of cotton mills led to the demand for labor. अब एक यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी सेटअप हुई, कानपुर में हुई और अहमदाबाद। अब मिल्स सेटअप हो रही हैं तो किसकी जरूरत है? लेबरर्स। मिल्स आती हैं तो क्या चाहिए उनको? इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेबरर्स। नाउ दे नीडेड लेबरर्स। Thousands of poor peasants, artisans, agricultural laborers moved to cities to work in the mills. अब एक मिनट, peasants बेचारे वैसे ही पुअर कंडीशन हो चुकी थी क्योंकि उन्हें वेजेस नहीं मिलते थे ग्रो करने के। अगर कॉटन ग्रो करते थे दे वर गिवन लो वेजेस, ओपियम ग्रो करते थे दे वर गिवन लो वेजेस बाय द ब्रिटिश। तो देखो पीजेंट्स ने अपना ऑक्यूपेशन छोड़ के, ठीक है, और क्राफ्ट पर्सन्स, क्योंकि उनके गुड्स की डिमांड नहीं थी। वीवर्स भी होंगे बीच में, वीवर्स की भी तो बुरे हालात बन चुके थे ब्रिटिश के आने से। तो ये लोग किधर चले गए? मूव टुवर्ड्स सिटीज टू वर्क इन मिल्स। ये लोग गए उन मिल्स में काम करने के लिए। ये क्या बन के रह गए? ये लोग लेबरर्स, क्योंकि मिल्स आई, लेबरर्स चाहिए थे। लेबरर्स कौन बने? पीजेंट्स, ठीक है, और क्राफ्ट पर्सन्स, वीवर्स। ये लोग अब क्या बनना शुरू हो गए? लेबरर्स, लेबर जॉब करनी शुरू कर दी इन्होंने। अब इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो इंडिया में आ गई, बट इन द बिगिनिंग दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इतना इजी नहीं था इंडिया में, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी। इंडिया में तो हैंडमेड क्लोथ होते थे पहले। तो अब जब इंडिया में इंडस्ट्रीज आई तो इट वाज नॉट इजी जॉब फॉर अवर इंडस्ट्रियलिस्ट टू compete विद ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके साथ compete करना इजी वर्क नहीं था। ऐसा क्यों? व्हाई इट वाज नॉट इजी जॉब? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहेंगे कि ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल थी दैट वाज चीप, और उसकी डिमांड थी, कॉलोनी के लोग उसी को खरीदते थे। इंडियन टेक्सटाइल चीप नहीं थी, तो उसको रिच ही अफोर्ड कर पाते थे, पुअर अफोर्ड नहीं कर पाते। ब्रिटिश टेक्सटाइल वाज चीप एंड तो सबसे पहले तो उन्हें उसके इनके रेट से compete करना पड़ा। क्यों लोग चाइनीज मोबाइल की तरफ भागते हैं? क्यों नहीं लोग एप्पल का मोबाइल ले लेते हैं यहाँ से? क्यों नहीं? क्योंकि उनको लगता है कि जो फीचर्स उसमें है वो ही इसमें है, वो हमें सस्ता मिल रहा है, वो हमें इतना महंगा मिल रहा है, तो लोग उन्हीं को खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों को तो सिर्फ यही देखना था कि कौन सी उनको
चीप रेट पे चीज मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मिल मेड क्लोथ उन्हें चीप रेट पे मिल रहा, तो वो पुअर भी थे, उनकी वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए इंडियन टेक्सटाइल। तो दैट्स वाई तो ये जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो compete ही नहीं कर पाए ड्यू टू रेट्स, लो रेट थे ब्रिटिश टेक्सटाइल के। सेकंड, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज पे करनी होती थी जब वो गुड्स दूसरी कंट्रीज में लेके जाते। इंडियन टेक्सटाइल जब दूसरी कंट्री में जाते तो उसे क्या देनी होती थी, कस्टम ड्यूटीज। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे इंडस्ट्रीज को रही है, तो उनकी गुड्स अगर बाहर जाएंगी तो दे हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज। वैसे भी रेट को लेके वो compete नहीं कर पाए। बट इंडिया में इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ी। तो अब एक तो मैंने कल बताया था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने जब ये स्लोगन दिया यूज इंडियन गुड्स, पता ना, कल मैंने बताया था। अब मैं कह रही हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार आई, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दिनों में इंडिया तो किसी के साथ एनमिटी थी नहीं, आपको पता ना, इंडिया तो उसमें था ही नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया की तो लड़ाई नहीं थी किसी के साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वार किस किस कंट्रीज में हुई है, इधर से अलाइड एंड एक्सेस पावर्स बोलते हैं उनको, अलाइड एंड सेंट्रल या एक्सेस पावर्स आप कह सकते हो। अलाइड पावर्स में थी ब्रिटेन, ये लर्न नहीं करना वैसे बता रही हूँ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये दो कंट्री हैं जिन्होंने पूरी वार लड़ी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। रशिया, रशिया ने पूरी नहीं लड़ी, रशिया 1917 में वर्ल्ड वार से बाहर हो गया था, ठीक है, रशिया ने पूरी वार नहीं लड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 चली है। ब्रिटेन, फ्रांस पूरी लड़ाई लड़ी है। रशिया ज्वाइन किया बट 17 में उसने वार को क्विट कर दिया, इसकी अपनी कंट्री में प्रॉब्लम हुई, रेवोल्यूशन आए थे। यूएसए ने पूरी वार नहीं लड़ी, रशिया बाहर आया, यूएसए एंटर हुआ, ठीक है। तो ये चार कंट्रीज एक साइड थी, ब्रिटेन, फ्रांस, मैं पहले इसीलिए इनको बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने ये बात पूरी पूरी लड़ी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देन यूएसए, ठीक है, ये एक साइड थी चारों कंट्रीज। दूसरी साइड थी जैसे आपको जर्मनी, इटली, हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये दूसरी साइड थी, ये वाली कंट्रीज। अब इनमें वार हुई, इस वार में अलाइड पावर्स दोनों को लॉस हुआ, अलाइड एंड एक्सेस। अलाइड पावर्स ब्रिटेन जो था अलाइड पावर्स में मेन, इंग्लिश, ठीक है, सिट डाउन। पंजाबी हिंदी का भी नहीं होना है, ये कंफर्म ओनली इंग्लिश का होगा। तो ब्रिटेन जो था, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन इन दोज डेज। तो ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन टू जॉइन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन देयर बिहाफ। इंडिया हैड नो एनिमिटी विद एनी कंट्री, बट इंडिया को पार्टिसिपेट करना पड़ा, किसके बिहाफ से, ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडियंस को बोला था इफ यू हेल्प अस इन दिस वार वी वुड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप हमारी हेल्प करोगे हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स कर देंगे। तो इंडियंस ने इसलिए ब्रिटिश की हेल्प की थी। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन तो बिजी हो गया वार में, क्योंकि उसकी तो लड़ाई थी मेन, उसके ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो थी उन दिनों वो डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि ब्रिटेन किसमें बिजी हो गया, वार में। अब वॉर रिलेटेड गुड्स जो बननी थी वो इंडिया में बननी शुरू हुई। इंडिया की इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि यूनिफॉर्म बननी थी सोल्जर्स की, शूज बनने थे, बेल्ट बननी थी, तो बेल्ट्स, वेपन्स बनने थे, ये सब कुछ बनना था। तो इंडियन इंडस्ट्रीज उन दिनों फ्लरिश कर गई ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। इंडिया की इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई बिकॉज ब्रिटेन वाज बिजी इन वार, तो उसकी अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज का बहुत पूरी था। इंडस्ट्रीज थोड़े देर के लिए ब्रिटेन में शट डाउन हो चुकी थी, तो इधर इंडिया में से उन्होंने गुड्स बनवानी शुरू की, तो इंडियन इंडस्ट्रीज में काम बढ़े। बट व्हेन द वार वाज ओवर इंडिया इंडस्ट्रीज पर शट डाउन हो गई, क्योंकि वार रिलेटेड गुड्स की अब डिमांड नहीं थी। अब ना तो यूनिफॉर्म किसी को चाहिए थी, ना ही शूज चाहिए थे, ना ही बेल्ट चाहिए थी। तो इंडियन इंडस्ट्रीज
में जॉब अपॉर्चुनिटीज फिर कम हो गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, इंडियन इंडस्ट्री शट डाउन हो गई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मीन्स इतना सा पीरियड जो वार का पीरियड था, इंडिया की इंडस्ट्रीज में काम बढ़े, बट आफ्टर द वार ब्रिटेन में फिर इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज डाउन चली गई। ठीक है, इतना पता चल गया। नेक्स्ट, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। अब हमने ये पढ़ना है आयरन एंड स्टील के बारे में। वी हैव रेड अबाउट कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल हम पढ़ चुके हैं, अब हमने इनके बारे में पढ़ना है आयरन स्मेल्टर लॉन्डर। यू हैव रेड अबाउट वीवर्स, पीजेंट्स, आप पढ़ चुके हो, मिल्स के बारे में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, इंडिया में मिल्स आई, कंपीट ही नहीं कर पाई। किससे कंपीट नहीं कर पाई? ब्रिटिश के साथ। उनको बिगनिंग में क्या आई, अगर हम नया बिजनेस सेट करते हैं, हमें भी तो नए बिजनेस में प्रॉब्लम होती है बिगनिंग में, तो इनको भी प्रॉब्लम है। फ्यू डिकेड्स, फर्स्ट फ्यू डिकेड्स में ये प्रॉब्लम्स आई। ये तो था नहीं कि आज इंडस्ट्री सेट की कल को फ्लरिश भी कर दिया, ऐसे तो था नहीं, तो टाइम लगा। पहले तो ब्रिटेन से ही compete करना था, एक सुपर पावर से compete करना था ब्रिटेन। तो इंडिया के लिए तो आप सोचो कितनी मुश्किल बात थी उन दिनों जब इंडिया वाज द कॉलोनी। तो पहले तो रेट को लेके compete करना, सेकंड कस्टम ड्यूटीज, ये सब कुछ। तो कब कब डिमांड इंडियन इंडस्ट्रीज में बढ़ी है, मैंने वो भी बता दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी की फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली दिनों में ही हुई है। इससे क्लियर, बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुई है। 20 में इंडिया, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, बट तो मेन है ना वो 20 जनवरी 21 में स्टार्ट हुई थी। तो वार के ईयर्स भी तो मैंने यही बोले हैं, 1914 टू 1918। तब गांधी जी ने देखा ना कि कैसे इंडस्ट्रीज में काम बन रहा, तो गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, यूज इंडियन इंग्लिश, बाई थॉट द ब्रिटिश। ठीक है, नेक्स्ट, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by the famous story of टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में आप पढ़ चुके हो ना। टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर मैसूर, सन ऑफ हैदर अली, पता है ना। अब टीपू सुल्तान ब्रिटिश के लिए आप कह लो कि वो उसको अपना एक डेंजरस एनिमी कहते थे, टीपू सुल्तान को, क्योंकि इसने अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दी थी। फ्रेंच ट्रेनर बुलाए थे इसने, तो आर्मी को ट्रेनिंग दी थी। तो ब्रिटिश कंसिडर टीपू सुल्तान एज देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान में 4 वार्स हुई हैं। यू हैव रेड ऑल एंग्लो मैसूर वार, पढ़ा है ना। चाहे वार्स के बारे में नहीं पढ़ा, बट आपको इतना तो पता है कि इनमें वार्स हुई ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान में, जिसको हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वार। 4 एंग्लो मैसूर वार हुई हैं, एंड इसी में टीपू सुल्तान डाइड। 4th वार में टीपू की डेथ हुई थी कैपिटल सिटी ऑफ मैसूर श्रीरंगापट्टनम में। उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा था, अपनी कैपिटल सिटी के लिए वो लड़ रहा था, और वहीं पर उसकी डेथ हुई थी टीपू सुल्तान की। तो जो तब उसकी डेथ हुई, उसके हाथ में स्वॉर्ड थी, he was having sword in his hand। अब वो जो स्वॉर्ड थी ना, वो शार्प एज थी। वो जो उसके हाथ में स्वॉर्ड थी ना, उसी को हम अब उसी के बारे में बोलेंगे, पढ़ेंगे। वो अब म्यूजियम में टीपू की जो वो स्वॉर्ड है ना, दैट इज इन म्यूजियम इन इंग्लैंड। ब्रिटिश देखो वो स्वॉर्ड अपने साथ ले गए। टीपू गॉट डिटेक्टेड इन द श्रीरंगापट्टनम, उसकी स्वॉर्ड किधर है? इंग्लैंड में म्यूजियम में है। उसकी स्वॉर्ड ले गए, म्यूजियम में रखी हुई है वहां पे, दैट इज इन इंग्लैंड। अब ऐसे क्यों क्यों वो स्पेशल हुई स्वॉर्ड? क्या उसकी स्पेशलिटी थी स्वॉर्ड की? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वॉर्ड हैड एन हार्ड एंड शार्प एज that could easily rip through the opponent's armor। हार्ड एंड शार्प एज की स्वॉर्ड की, और जो एनिमी के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि डेंजरस। हार्ड एंड शार्प एज थी, दैट वाज डेंजरस फॉर द एनिमी।
एनिमी को बुरी तरह से वो हिट कर सकती थी वो स्वॉर्ड। अब this quality of sword came from special type of high carbon steel called woods। अब ये स्वॉर्ड किससे बनी हुई थी? हाई क्वालिटी स्टील वुड्स। ये स्वॉर्ड किससे बनी थी? हाई क्वालिटी स्टील वुड्स। है कहाँ पे स्वॉर्ड? इंग्लैंड में म्यूजियम में। तो ये स्वॉर्ड क्यों स्पेशल हुई? बिकॉज ये स्वॉर्ड किससे बनी हुई थी? हाई क्वालिटी स्टील वुड्स से बनी हुई थी ये स्वॉर्ड। अब वुड स्टील मेड इनटू swords produced very sharp edge। अब वुड स्टील से जो स्वॉर्ड बनी थी ना, अगर वुड से वो कहते हैं उन्होंने स्वॉर्ड बनाई तो उससे क्या बना उनका? शार्प एज। ड्यू टू वुड स्टील होने के कारण उसका एज कैसे था? शार्प। फ्रांसिस बकनन who toured to Mysore in 1800, a year after Tipu's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore। अब किसने ये सारा प्रोसेस बताया कि वुड से कैसे बनाते थे? फ्रांसिस बकनन। फ्रांसिस बकनन visited India after the death of after 1 year of the death of Tipu Sultan। उसने सारा वो एक्सप्लेन किया कि कैसे बनाते थे। अब उसने क्या क्या बताया? In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots। उसने सारा वो प्रोसेस बताया कि टीपू की स्वॉर्ड कैसे बनी। अब through control of temperature, the smelters produced steel that were used for sword making, not just in India but in Central Asia too। वो कहता है इस प्रोसेस से सिर्फ इंडिया में स्वॉर्ड्स नहीं बनती थी, और कहाँ पे भी बनी? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में भी इस प्रोसेस से स्वॉर्ड्स बनी। अब wood is an anglicized version of कन्नड़ word। अब वुड्स जो है वो एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, एंग्लिसाइज्ड वर्जन। अब कन्नड़ में उसे क्या कहा गया? कन्नड़ पता है ना, कर्नाटका की लैंग्वेज। कन्नड़ में वुड्स को कहते हैं उक्कू। लिसन द नेम, UKKU, उक्कू। तेलुगु में हुक्कू, HUKKU, हुक्कू। कन्नड़ में उक्कू एंड कन्नड़ में उक्कू, तेलुगु में हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू, UKKU, मीनिंग स्टील। ठीक है, वुड स्टील जो है एंग्लिसाइज्ड वर्जन, उसका कन्नड़ में क्या है? उक्कू, उक्कू। तेलुगु उक्कू, मलयालम एंड तमिल उरुक्कू, उरुक्कू। Indian wood steel fascinated European scientist Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity, spent 4 years studying the properties of Indian woods। अब उसके years भी बताए हुए हैं। Wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century। अब ये प्रोसेस वो कहते हैं बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी ये वाला प्रोसेस जो है वो टोटली खत्म होता चला गया। अब एक मिनट, इसमें हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर मैसूर, defeated by British in Seringapatam battle in the fourth Anglo-Mysore war, and टीपू के हाथ में जो स्वॉर्ड थी that at present that is in म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड। अब वो स्वॉर्ड ऐसे क्यों स्पेशल वन हुई? क्योंकि वो किससे बनी हुई थी? वुड स्टील, वुड्स। ऐसे प्रोसेस से वुड्स जो है दैट इज द गुड क्वालिटी स्टील
और उस स्टील से सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनी, सेंट्रल एशिया में भी स्वर्ड्स बनी।